अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों में भी अपनी मंजिल को ढूंढ लोगे। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों में भी अपनी मंजिल को ढूंढ लोगे। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारी कामयाबी को रोकना नामुमकिन होगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड माई सेल्फ दीपक तंवर। मिशन आदित्य L1। आदित्य जो कि सूर्य का एक पर्यायवाची है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम बात करने वाले हैं सूर्ययान की। चंद्रयान 3 के बाद अब हम जा रहे हैं सूर्य की तरफ। तो क्या है ये मिशन और इस मिशन के तहत कौन कौन से प्रोग्राम शामिल है, वो सारी बातें करने वाला हूं मैं आज ही के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सूर्य, सूरज हमारा और सौर मंडल का निकटतम तारा है और सबसे बड़ी वस्तु भी। और सूर्य की अनुमानित आयु हम बात करें तो 4.5 बिलियन वर्ष है। यानी अगर सामान्य तौर पे मैं कहना चाहूं तो सूरज जो है वो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। तो यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम सौर मंडल के कई रहस्यों का पर्दाफाश कर सकते हैं। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की एक गर्म चमकती हुई गेंद है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। और यह हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसें अत्यधिक क्रियाशील है, अर्थात इन दोनों का मिलन परस्पर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का काम करते रहता है। इसीलिए जो सूरज है वो एक आग का गोला कहा जाता है। सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं हो सकता। यानी बिना सूर्य के हम जीवन की, किसी भी सजीव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल की सभी वस्तुओं को एक साथ रखता है, जिसमें सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम भी शामिल है। और इसी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज का जो परिवार है वो आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। सूर्य के मध्य क्षेत्र में, जिसे कोर कहते हैं, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है। सूरज के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है जिसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर के रूप में जाना जाता है, जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतना अत्यधिक ताप। इस तापमान पर कोर में परमाणु संलयन नामक प्रक्रिया होती है, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। वो होता है जो सूर्य को शक्ति देती है, जो उसको ऊर्जावान बनाती है। और सूर्य की दृश्य सतह यानी जो सतह हमें दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया मध्य की जो लेयर है उसको कोर कहते हैं। और ये जो जोन है ये रेडिएटिव जोन, और इस वाले को कलेक्टिव जोन भी कहा जाता है। यानी सूर्य की दृश्य सतह, जिसे फोटोस्फीयर के रूप में हम जानते हैं, अपेक्षाकृत ठंडी है। ठंडी किसके लिए? सूर्य के लिए। और मानव के लिए अगर इसका तापमान जानना चाहो तो लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस। यानी सामान्य जो मानव शरीर है वो कुछ ही क्षणों में जल बुन जाएगा, राख हो जाएगा। इतना अत्यधिक तापमान है इसका सूरज का। इन सब के बावजूद क्यों सूरज का जो अध्ययन है वो इतना आवश्यक है? जो कि आदित्य L1 मिशन है, पूरा सूर्य यान का सूर्य पर ही आधारित मिशन है। तो क्यों सूर्य का अध्ययन इतना जरूरी है? चलिए जानते हैं सूर्य का अध्ययन क्यों। सूर्य निकटतम तारा है और इसीलिए अन्य सितारों की तुलना में बहुत अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। अगर सोलर सिस्टम की बात करूं मैं तो सूरज के बाद 3rd नंबर पर अपना अर्थ आता है। और अर्थ के अगर कंपैरिजन में देखें तो बाकी जो प्लेनेट है वो काफी दूर है और सूर्य बड़ा और उनसे कंपैरिजन में नजदीक है। इसलिए इस पर जो स्टडी है वो थोड़ी इजी हो जाती है कंपैरिजन अदर प्लेनेट के। दूसरी, इसका विस्तार जो है वो बहुत अधिक है। इतना बड़ा आग का गोला है कि पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है ये। और सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी
आकाश गंगा में सितारों के साथ साथ विभिन्न अन्य आकाश गंगाओं में सितारों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यानी जो चीजें अब तक रहस्य बनी हुई थी, उन्हीं चीजों का इस अध्ययन के जरिए पर्दाफाश किया जा सकता है। जानेंगे हम कि कौन कौन से रहस्य हैं। अब वो तो लॉन्चिंग के बाद ही पता लगेगा। लॉन्चिंग कब होने वाली है? आज। सूर्य एक बहुत ही गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह कई विस्फोटक घटनाओं, जो कि मैंने कहा न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यूस पर होते रहते हैं, उनसे उनको दर्शाता है और सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यानी अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सोचो, अगर सामान्य तरीके से हम सोचे तो वैसे सूर्य हमसे नजदीक नहीं है, तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, यानी बहुत दूर है। इसके बावजूद इतनी अत्यधिक गर्मी पड़ती है धरती पर, जिसको कभी कभी संभालना भी मुश्किल होता है। तो सोचो, इसकी ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में रिलीज होती है तो बाकी ब्रह्मांड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। सूर्य पर विभिन्न तापीय और चुंबकीय घटनाएं चरम प्रकृति की है। यानी जो एक पीक पॉइंट होता है, हाईएस्ट पीक वैल्यू, उस लेवल पर इसमें सारे इंसिडेंट होते हैं। और इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, यानी नेचुरल लेबोरेटरी जिसको हम कहते हैं वो प्रदान करता है। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी रिएक्टिव टेस्ट जो है वो हम एक प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, या फिर संभव नहीं है, या फिर कुछ कारणों से उसके आफ्टर साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज्यादा है। परंतु सूर्य हमें एक प्राकृतिक प्रयोगशाला जो है वो प्रदान करता है। जिन्हें प्रयोगशाला में सीधे अध्ययन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम सूरज की प्रकृति में, यानी सूरज के ऊपर अध्ययन करके उन सभी चीजों को समझ सकते हैं। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, इसके ऊपर जितनी भी घटनाएं होती है, उन सभी घटनाओं को बहुत गहन तरीके से उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो अब तक ये बात थी हमने सूरज का जो अध्ययन है वो क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं सूरज के अध्ययन के बाद, यानी सूरज कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष का मौसम जो है वो कैसा है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। बात करें अंतरिक्ष के मौसम की, तो सूर्य लगातार रेडिएशंस, हीट और पार्टिकल और चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड के निरंतर प्रवाह के साथ किसको प्रभावित करता है? पृथ्वी को। यानी इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर। और सूर्य से कणों के निरंतर प्रवाह किसको, यानी सूर्य से जिन कणों का निरंतर प्रवाह होता है उससे हम सोलर विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर विंड के रूप में जाना जाता है। और ज्यादातर उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी प्रोटॉन से ये बना होता है। क्या ये जो कण है सोलर विंड के रूप में जा रहे हैं, ये हाई एनर्जी प्रोटॉन से बने होते हैं। और सौर हवा ज्ञात सौर मंडल के लगभग सभी स्थानों को भर देती है। यानी अगर हम इन पार्टिकल्स की स्टडी करें तो हमें अंतरिक्ष के बाकी रहस्यों का भी पता चल जाएगा। सौर हवा के साथ सौर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी सौर मंडल को भरता है। कोरोनल मास इजेक्शन, CME जैसी अन्य विस्फोटक सौर घटनाओं के साथ सौर हवा अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करती है। किसकी प्रकृति को? अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करती है। और यही चीजें प्रभावित करती है धरती को भी, यानी धरती की इकोसिस्टम पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि इन सब चीजों की स्टडी हमें फ्यूचर में प्रेडिक्टेबल बना देगी कि अर्थ पर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और अंतरिक्ष में क्या क्या चेंजेस होने वाले है कि नहीं। ऐसी घटनाओं के दौरान ग्रह के पास के क्षेत्र और चार्ज कण, वातावरण की प्रकृति बदल जाती है। पृथ्वी के मामले में CME और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे पर जो प्रभाव है, प्रभाव पृथ्वी के पास एक चुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकता है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में डिसबैलेंस पैदा कर सकते हैं ये चीजें। इस तरह की घटनाएं अंतरिक्ष के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। यानी जैसा कि मैंने कहा, अगर हम इसका अध्ययन करें होंगे
बहुत से राज जो हैं, जो अब तक रहस्य बने हुए हैं, वो सब के सब राज डिस्क्लोज होने वाले हैं। बात करें आदित्य L1 की, कहा था मैंने आपको इसी वीडियो में पूरे विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लग रहा है अब तक तो लाइक कर दो, और हाँ, फीडबैक देना हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, फटाक से कमेंट करो। बात करें आदित्य L1 की, तो हमें ये तो देखा कि सूरज जो है वो क्या है, किन किन चीजों से बना है और कैसे हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ सूरज का अंतरिक्ष पर प्रभाव और अंतरिक्ष का मौसम कैसा है वो हमने जाना, और इन सभी का अगर हम स्टडी करनी शुरू करें, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी चीजें हम जान पाएंगे। बात करते हैं सूर्ययान की, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला वर्ग का भारतीय शोर मिशन है। तो आज तो मैं कहने वाला हूं कि मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली की लैग्रेंजियन बिंदु वन। अब ये लैग्रेंजियन बिंदु क्या होता है? देखो, सबसे सिंपल तरीके से समझो कि सूरज और पृथ्वी, इन दोनों के बीच का एक ऐसा पॉइंट जहां दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बराबर होता है। यानी हमने रस्साकसी देखा है, रस्साकसी जो खेल है ना, यहां पर एक इंसान होता है और यहां पर एक इंसान होता है, ये दोनों आपस में रस्सी खींच रहे होते हैं, बट एक जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे, यानी अगर ये मान लो मैं ये लैग्रेंजियन पॉइंट है, क्या है ये लैग्रेंजियन पॉइंट है, तो यहां जो है इस पॉइंट पर प्रभाव यानी दोनों का खिंचाव जो है वो बराबर है, जो उसको स्टेबल करने के लिए इनफ है। यानी ऐसी जगह जहां पर जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है, जो बल जो है वो इक्वल होगा, क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, जिससे वो चीज बैलेंस हो सकती है, उसी को बोलते हैं लैग्रेंजियन बिंदु। L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखने की योजना है, जो लगभग पृथ्वी से 1.5 बिलियन किलोमीटर है। अंतरिक्ष यान में विद्युत चुंबकीय और कण डिटेक्टरों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य कोरोनल, यानी जो हमने सूरज की बात की थी, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की सबसे बाहरी परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड इसमें लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 7। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 7 पेलोड लगे हुए हैं। और लैग्रेंजियन पॉइंट की बात करें तो टोटल जो लैग्रेंजियन पॉइंट है वो 5 है। कितने हैं? 5 है। L1 के विशेष सुविधाजनक बिंदु का उपयोग करके 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? सूरज को। और शेष 3 पेलोड जो है वो लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों के अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 जो है पेलोड के सूट को कोरोनल हीटिंग और कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और उनकी विशेषताओं, इसमें अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कणों के प्रसार का अध्ययन और इंटर प्लेनेटरी माध्यम में क्षेत्रों आदि को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है। किससे? आदित्य L1, यानी कि जो हमारा सूर्ययान मिशन होने वाला है, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो अध्ययन है, हम जो जानकारी है वो इससे प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही इसके जो प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य हैं वो हम देख लेते हैं भी कौन कौन से टारगेट है जो अपने साइंटिस्ट लेके चल रहे हैं। नंबर फर्स्ट है कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन, यानी सोलर हीटिंग और पवन का तो जो त्वरण है उसे समझना। अंडरस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर, क्या करेगा ये? CME और पृथ्वी के निकट जो अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत है उसको समझेगा। कौन? आदित्य L1। साथ ही साथ टू अंडरस्टैंड
कपलिंग एंड डायनामिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसकी गतिशीलता को समझने वाला है। टू अंडरस्टैंड सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एनिस्ट्रोफी, सोलर का जो विंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझेगा और उसका जो टेम्परेचर एनिस्ट्रोट्रॉफी है उसका कैसा फैलाव है उस चीज को समझेगा आदित्य L1। अब इन चीजों को समझने वाला है। और जो 7 पेलोड हमने बात किए थे, कौन कौन से वो 7 पेलोड हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बात करें पेलोड की, तो आदित्य L1 पेलोड, आदित्य L1 मिशन में सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड है। कौन कौन से? पहला है द विजिबल एमिशन लाइट कोरोनाग्राफ वेल्स बोलेंगे। सेकंड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप सूट बोलेंगे। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स नंबर 3 और ये जो नंबर 4 है ये दोनों साथ मिलकर एकदम कपल के रूप में, जोड़े के रूप में उसका स्टडी करेंगे। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। नंबर 3rd एंड 4th साथ काम करेंगे। नंबर 5th क्या है? द सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलेक्स के नाम से। द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर L1 आयोस, L1OS। और फाइनली नंबर 7 पर है मैग्नेटोमीटर। नाम से पता लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी करने वाला है। अब साथ में क्या क्या काम करेंगे? सो रोल देखो इनका। तो विजिबल एमिशन लाइट कोरोनाग्राफ स्टडीज द सोलर कोरोना एंड डायनामिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना का अध्ययन करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन की जो गतिशीलता है उसकी भी स्टडी करेगा। कौन? ये नंबर 1st, जिसको हम इन शॉर्ट वेल्क बोलते हैं, द विजिबल एमिशन लाइट कोरोना ग्राफ। नाम से पता लगता है कोरोनाग्राफ, तो उसका ग्राफ बनाएगा। नंबर 2 द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड इमेजेस द सोलर photosphere and chromosphere in near ultraviolet UV and also measure the solar variations in near UV। क्या करेगा? अल्ट्रावायलेट के पास सौर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की जो छवि है, जो इमेजिनरी है, वो लेगा इमेजेस, और निकट का इसका यूवी जो सौर विकिरण में विभिन्नता हो उसको भी मापेगा। जो जो चेंजेस होंगे उन सब की स्टडी करेगा। द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इन शॉर्ट पापा। पेलोड स्टडी द सोलर विंड, किसकी स्टडी करेंगे? सोलर विंड, जो सौर पवन है उसका अध्ययन करेंगे। एंड एनर्जेटिक्स आयंस, यानी जो आवेशित आयन है कि उनका अध्ययन करेंगे, एज वेल एज देयर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और उनकी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है उसका अध्ययन भी इसमें करने वाले हैं। सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पेलोड सौर हवा और ऊर्जावान आयनों, जो एनर्जेटिक आयन्स है उसका साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का भी अध्ययन करेगा। नंबर 3rd एंड 4th, जैसा कि मैंने कहा, दोनों क्या करेंगे? साथ में काम करने वाले हैं। The solar low energy X-ray spectrometer and the high energy L1 orbiting X-ray spectrometer studies the X-ray flares from the sun over a wide X-ray energy range। क्या करेगा? विस्तृत एक्सरे जो ऊर्जा सीमा पर सूर्य से एक्सरे फ्लेयर्स और एक्सरे फ्लेयर्स का अध्ययन करने वाला है, यानी जो एक्सरे फ्लेयर्स होंगे फ्रॉम सन उसकी स्टडी ये करेगा। और नंबर 7 पर है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेट क्या होती है? चुंबक। तो क्या करेगा? पेलोड इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट द L1 पॉइंट। L1 पॉइंट पर जो अंतर्ग्रहीय चुंबकीय आवेश होगा उसका अध्ययन करने वाला है। लॉन्गरेंज बिंदु, यानी मैंने आपको क्या कहा था कि 5 लॉन्गरेंज बिंदु है जिसमें ये जो पेलोड है L1 बिंदु पर अंतर्ग्रहीय इंटरप्लैनेटरी जो एक्टिविटीज है वो चेक करेगा। अब आगे ये भी बताने वाला हूं कि जो L5 है, 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉइंट कहां कहां प्लेस्ड है विद डायग्राम। सो
उससे पहले देख लेते हैं इसरो द्वारा जारी की गई एक इमेज जो कि बताती है आदित्य L1 के जो पेलोड है वो कहां कहां लगे। इस इमेजेस में बताया गया है सूट लगा, वेल्क लगा, पापा लगा, हेलो, स्टेप स्विच, यानी सातों पेलोड जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो सारे इस इमेज में बताए गए हैं। ऑफिशियल इमेज बाय इसरो, ये इमेज इसरो ने जारी की है और साथ में बताया है कि ये जो पेलोड है यहां यहां लगे हुए और इसके जो काम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज बिंदु की। इस सर लॉन्ग रेंज बिंदु आपने बता तो दिया था, अब ये कहां कहां है। सो लेट्स स्टार्ट। मिशन के नाम आदित्य L1 से ही संक्षेप में इसके उद्देश्य का पता लगता है और सूर्य का एक नाम आदित्य है, जैसा कि मैंने कहा इसका प्राइवेसी भी है। और L1 का मतलब होता है लॉन्ग रेंज बिंदु। क्या होता है लॉन्ग रेंज पॉइंट? अ लॉन्ग रेंज पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them. These points in space can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position. अब इसमें मजे की बात क्या है, मैंने कहा ये अर्थ है अपना और ये अपना सन है। ये क्या करेगा, चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ ये खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये अर्थ है, अर्थ के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा चीजों को। खींचेगा नहीं खींचेगा? तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है। ठीक है, अब बताया था मैंने आपको 5 पॉइंट है, तो पहला L1 तो यहां रहा, सेकेंड L2 ये रहा, L3 ये, L4 ये और L5 ये लॉन्ग रेंज पॉइंट है जहां पर अर्थ एंड सोलर, इन सोलर यानी कि सन की बात कर रहा हूं, दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वल होगा, यानी ये बीच का एक मिड पॉइंट। टेक्निकली a Lagrange point, the gravitational pull of two large bodies equal the necessary centripetal force required for a small object to move with them. जो मैं आपको समझा चुका हूं कि तकनीकी रूप से लैग्रेंज बिंदु पर दो बड़े पिंडों यानी दो ऑब्जेक्ट जो है उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल बल के रूप में के बराबर होता है। For two bodies gravitational system, there are total 5 Lagrange points denoted L1, 2, 3, 4, 5. 5 बताए थे और पांचों कहां लोकेटेड है वो मैं आपको बता चुका। The Lagrange point L1 lies between the sun earth line. कहां पर है? सन और अर्थ की लाइन पर। The distance of L1 from earth is approximately 1% of the earth's sun distance. जो सूरज और अर्थ के डिस्टेंस का मेजरमेंट है उसका 1% L1 और अर्थ का डिस्टेंस है। सूर्य और पृथ्वी जैसे दो शरीर प्रणालियों के लिए अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा कम ईंधन की खपत के साथ इन स्थितियों में रहने के लिए किया जा सकता है। ये लो सामान्य भाषा में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको समझा चुका, एक्सप्लेन मैं आपको पहले ही कर चुका कि क्या है ये लैग्रेंज पॉइंट और कैसे काम करता है, कैसे जो आदित्य है वो इस लैग्रेंज पॉइंट का यूज करके कम फ्यूल जो है वो यूज करेगा और एक अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा पूरी तैयारी के साथ। हेलो ऑर्बिट is a periodic 3-dimensional orbit near one of the L1, 2 or 3 Lagrange points in the 3-body problem of orbital mechanics. Illustration of Lagrange point of the sun and earth system. और इसको आदित्य को भी लॉन्च किया जाएगा जो कि अपने अर्थ के चारों तरफ घूमते 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 पूर्ण वेग के साथ लैग्रेंज पॉइंट की तरफ मूव करेगा और बाद में एक लैग्रेंज पॉइंट पर स्टेबल हो जाएगा। और ये कैसे हेलियो ऑर्बिट घुसेगा वो इसका है L1, L2, L3 यानी एक पीरियोडिक 3-डायमेंशनल ऑर्बिट होता है नियर किसी भी इन तीनों लैग्रेंज पॉइंट के बीच में। और बात करें हम इसके लॉन्च की, तो देखो मैंने आपको कहा कब लॉन्च किया जाएगा, सर आज ही लॉन्च किया जाएगा, वो भी 11:50 पर श्रीहरिकोटा से
भारतीय समय अनुसार सुबह 11:50 बजे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C57 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। आज है दिनांक 2 सितंबर और बिल्कुल सुबह मैं ये वीडियो बना रहा हूं। L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि चंद्रयान से यानी धरती से जो चांद की दूरी है उससे कहीं ज्यादा अधिक है। बताया मैंने आपको डायग्राम में, बताया कि एक अर्थ जो है उसकी सैटेलाइट है मून, बट जो L1 पॉइंट है वो यहाँ है। इट मींस कि यहाँ का डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा और इसीलिए इसको 4 महीने लगभग 100 से 120 दिन का समय लगेगा, जबकि चंद्रयान जो है वो जल्दी पहुंच गया था, बट इसको टाइम लगेगा। नासा, कैलटेक के जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी वैज्ञानिक और IIT इंदौर के गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा के अनुसार आदित्य L1 जो है वो अंतरिक्ष यान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदलकर L1 की ओर जो है वो बढ़ेगा। और इस दौरान अंतरिक्ष यान में लगे, यानी जो आदित्य अंतरिक्ष यान PSLV जाएगा C57, उसमें लगे थ्रस्टर्स को समय समय पर चलाया जाएगा ताकि फोर्स लगे और यान को वेग मिल सके और उसकी रफ्तार बढ़ जाए, जो कि अर्थ के ऑर्बिट से निकलने में उसको हेल्प करेगी। क्योंकि ये पृथ्वी से काफी दूर है तो इसे L1 पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का समय लग सकता है और इसे चंद्रयान 3 की तरह ही भेजा जाएगा। बस अंतरिक्ष यान का जो रूट है वो अलग होगा और चांद के मुकाबले इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो ये थी आदित्य L1 सूर्य मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी। हमारी तरफ से इसरो को बेस्ट विशेष। और जाने से पहले मैं बात करूं विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की, तो अ पार्ट ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक कंप्लीट NCERT कोर्स मिलेगा। उसके साथ आपको सॉल्यूशंस, डाउट सेशन, PDF और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और उसके साथ आपको नीट, UPSC लेवल तक का कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। फिर अगले किसी वीडियो में होगी हमारी फिर से मुलाकात। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।